आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं आया तो देश के टुकड़े करने की धमकी देंगे। सवाल यह भी है कि क्या एक ईंट भी नहीं देंगे कहने वाले मौलानाओं को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। और सवाल यह भी है कि देश की अदालत के फैसले पर सवाल उठाना क्या कोर्ट की अवमानना करना नहीं है, वो भी तब जब यह फाइनल फैसला नहीं है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल तो उठा दिए, साथ ही देश के गुलाम होने और टुकड़े टुकड़े होने की धमकी दे दी। सवाल है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर और देश तोड़ने की धमकी देने के पीछे मौलाना की मंशा आखिर का क्या है, इस तरीके की भड़काऊ बातें वो क्यों कर रहे हैं। मसूद भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अरे सुनिए सर, मसूद भाई अभी एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं, सुनिए सर, सुनिए एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। देश को गुलाम होने और टूटने में जरा सी देर नहीं लगती है, ये धमकी वाली भाषा नहीं है। कोर्ट का फैसला ठीक नहीं लगेगा तो देश में टूटने की धमकी देंगे, ये धमकी वाली भाषा तो क्या है, ये चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता वाली भाषा नहीं है, मुझे चिंता नहीं लगा मसूद भाई, मुझे चिंता नहीं लगा, मुझे ये धमकी वाली भाषा लगी। हाईकोर्ट के जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो, भाई हो सकता है हाईकोर्ट के जज साहब को भी राज्यसभा जाना हो। नहीं, मतलब आपके हिसाब से जो नहीं आया तो वो राज्यसभा चला गया, वो हिंदू मुस्लिम करने लगा, आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करेंगे। देश को दोबारा गुलाम बनाने और फूट डालने के लिए काम हो रहा है, ये कह दें ये धमकी वाली भाषा नहीं है, ये तो चिंता वाली भाषा है। नहीं, चिंता नहीं लग रही है, चिंता व्यक्त की गई है। चिंता नहीं, टूटने की बात कहकर कोई चिंता नहीं व्यक्त करता है, वो कहता है कि भाई देख लो, बांटने की साजिश हो रही है देश को। अच्छा, हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है आंखों से। बोलते बार बाबरी का आना वो बांटने की साजिश नहीं है, आपको लगती है? बाबरी का जो दर्द है वो आपका अभी तक नहीं जा रहा है। ये सब काम करने के लिए हो सकता है इनको कोई पैसा मिलता हो वहां से, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, मैं आप ही की बात को ले रहा हूँ। आपने कहा कि जन्म स्थान ने जो समिति थी उसने जो है वो समझौता एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब बताइए कि उसको अधिकारी नहीं था भाई, उसकी जमीन नहीं, तो उसने वो समझौता हस्ताक्षर कैसे कर दिया? ट्रस्ट के पास जमीन का मालिकाना हक है तो उसने साइन किया नहीं। आपकी जमीन पर कोई और आकर साइन करेगा? मेहदीन अंग्रेज करेंगे क्या कि मैं मसूद असद के भाई की जमीन का समझौता कर दे रहा हूँ? बड़ी अजीब सी बात है। कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अरे तो जन्म स्थान को, अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूं क्या? जरा ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, जन्म स्थान के पास उस मंदिर भूमि का मालिकाना हक नहीं है? नहीं, अब सुनिए, चलिए विष्णु जी जरा इन्हें समझाइए इन्हें। नहीं, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा नहीं है। सर आपने नहीं पढ़ा है, सुन लीजिए सच्चाई, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए ना। कि वो सबसे पहले वो जो जमीन खरीदी गई थी वो एक परिवार ने खरीदी, उसके बाद वो डालमिया फैमिली के पास, उसके बाद बिरला फैमिली के पास गई, फिर वो डालमिया फैमिली के पास आ गई, फिर वो जन्म स्थान बना दिया गया वहां पर। अब सुन लीजिए मसूद भाई, सुन लीजिए, इसकी भी सच्चाई सुन लीजिए, उसकी भी सच्चाई सुन लीजिए। विष्णु जी जरा बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है। हाँ सर, ठीक है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रख देता हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से डिबेट कर सकते हैं। फैक्ट्स ये है कि 1670 में औरंगजेब ने जगह को तोड़ा था, 1770 में, और ये भी रिकॉर्डेड फरमान है, उसको मुझे यहाँ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी आदेश दिया गया था जितनी वहाँ पे मूर्तियां बड़ी और छोटी आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुछ चलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जहाँ पे मराठाओं ने जगह को जीता और 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 13.37 पूर्ण भूमि का ऑक्शन किया था और उस ऑक्शन को 1815 में राजा पट्नीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उसको ऑक्शन परचेज में खरीदा था। उसके बाद कालांतर में राजा पट्नीमल के जो वारिस थे उन्होंने सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देश के अनुसार पे यहाँ पे ट्रस्ट का गठन किया गया 1951 में। उस ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो आज भी मौजूद है और आज भी फंक्शनल है। और जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। ये कॉम्प्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया है। एक मिलते जुलते नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। 1958 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने मुकदमा दायर किया 1964 में। उस मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अनंत शय्यम अयंगार जो गवर्नर थे बिहार के, इन सारे लोगों ने मिलकर वो साइन किया। अब पॉइंट इन इशू ये है कि जिसका ओरिजिनल मालिकाना हक था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी और ट्रस्ट ने साइन कॉम्प्रोमाइज पे नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये क्लियर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है और ये सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि देवता की संपत्ति के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन नहीं किया जा सकता है और उसके लिए भक्त और भगवान दोनों कोर्ट में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आ सकते हैं। तो ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन जहां पे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये पूर्ण भूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है और इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है।